हेलो एवरीवन। अब हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन मेनली हम लोग इस चैप्टर में गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं स्टेट्स को देखूं तो दो तरह के पैरामीटर्स हैं। एक तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और दूसरा थर्मल एनर्जी है, और उनकी वजह से ही चीज़ें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करती हैं। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखूं तो जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के अट्रैक्शन की वजह से ही सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो असल में होता क्या है, जो मेन रीजन इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है वो है एक चीज डाइपोल। तो सपोज करो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं HCl का मॉलिक्यूल ले लूं। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अपने बॉन्ड शेयर करते हैं तो ये बॉन्ड इक्वली शेयर्ड नहीं होते हैं। इसमें क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। इसलिए इस क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हम लोग डेल नेगेटिव कहते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह का एक सिस्टम, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज हो, ये एक डाइपोल हो गया। वैसे ये डाइपोल नहीं हो गया, डाइपोल तो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज थोड़े सेपरेशन पे रखे हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल में एक डाइपोल हो गया। अब अगर इसके बगल में एक दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा आ जाए जिसके ऊपर भी डाइपोल हो, तो क्या होगा, यहां पर प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस है, लेकिन ये जो प्लस और माइनस चार्जेस हैं इनके बीच का फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो चूंकि ये दोनों जो प्लस माइनस चार्जेस है यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसलिए ये जो फोर्स होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। प्लस प्लस का रिपल्शन और माइनस माइनस का रिपल्शन वीक होगा। तो जो नेट फोर्स है, जो कि मुश्किल सी फिजिक्स है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगले साल 12th में जाकर के पढ़ेंगे, पर जब भी इस तरीके से एक पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज और दूसरी पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज आपस में अरेंज हो जाती है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन ये डाइपोल कैसे बन रहे हैं उसके बेसिस पे मैं इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो सबसे पहला फोर्स जो है वो लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स है। यहां पे क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक हीलियम का एटम है, मॉलिक्यूल तो नहीं कहूंगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए, यहां पर सेंटर में एक न्यूक्लियस होना चाहिए और दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऐसी चीज हो जाएगी कि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे। जब इस तरह का सिस्टम बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसलिए ये वाला साइड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉलिक्यूल पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ऐसा डाइपोल किसी दूसरे डाइपोल से मिलेगा तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। ये लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स कहलाते हैं। चूंकि यहां पर ये जो डाइपोल बन रहे हैं ये बहुत ही वीक है, इसलिए ये जो फोर्सेस हैं ये वीकेस्ट फोर्स हैं। एनसीईआरटी में इन्होंने ये बता रखा है कि इस फोर्स की जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो 1/r⁶ से वेरी करती है। अगला जो इन्होंने इंटरैक्शन बताया वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बताया। ये रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है। यहां लंडन फोर्स में क्या हो रहा था कि जो डाइपोल था वो नेचुरली अकरिंग नहीं था, वो डिस्पर्शन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भाग करके एक कोने में आ गए, इसलिए क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन अगर मैं हीलियम की बजाय HCl का मॉलिक्यूल देखूं तो HCl के मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन वाला साइड है वो हमेशा पॉजिटिव और क्लोरीन वाला साइड नेगेटिव होता है। तो जो इस तरह के डाइपोल्स हैं जब उनमें अट्रैक्शन होता है तो इसको मैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलता हूं। इसकी जो एनर्जी है, मैं ये एनर्जी को U से डिनोट कर रहा हूं, वो स्टैटिक मॉलिक्यूल्स के केस में 1/r³ से वेरी करती है, लेकिन रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए ये
1/r⁶ से वेरी करती है। इन दोनों चीजों को एज सच केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछेंगे नहीं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि बुक में दिया था इसलिए मैंने बता दिया। थर्ड जो ये कैटेगरी हुई, ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हुआ। यानी कि सपोज करो मेरे पास एक कोई वेसल था, इसमें मैंने HCl और हीलियम को मिक्स कर लिया, तो जो मेरा HCl का मॉलिक्यूल है उस पे तो पहले से ही डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरा HCl का मॉलिक्यूल है। जब हीलियम का एटम इसके पास आएगा तो चूंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हीलियम के इलेक्ट्रॉन अपने आप दूर भाग जाएंगे, तो यहां पर एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस होने का मतलब है कि इस HCl की मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया। इस तरह का जो इंटरेक्शन है इसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये टिपिकली लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वीक होगा। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उसको मैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहता हूं। ये हम लोगों ने थोड़ा सा बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डेड है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं HF, तो HF में जो डाइपोल इंड्यूस होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंड्यूस हो जाएगा। इसलिए जो एक HF का मॉलिक्यूल है और जो दूसरे HF के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये दो वर्ड हैं, फोर्स और बॉन्ड। कोई दो पार्टिकल जिनके बीच का फोर्स इतना वीक है कि थर्मल एनर्जी उसको ब्रेक कर दे, उसको हम जनरली फोर्स कहते हैं। और कोई दो पार्टिकल जिनके बीच का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वो थर्मल एनर्जी से ब्रेक ना हो, तो हम उसको बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच जो फोर्स है ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। ये सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर को देखूं तो दो तरह के फैक्टर किसी चीज की स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। एक तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कितना है और दूसरी थर्मल एनर्जी कितनी है। तो अगर मैं सेम थर्मल एनर्जी यानी कि सेम टेम्परेचर पे देखूं, तो अगर मेरे पास कुछ अलग अलग स्पीशीज हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज करेगा, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे। जैसे सेम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक है तो वो गैस है। से सपोज करो मैं वाटर को देखूं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो लिक्विड है। और मान लो मैं किसी सॉलिड चीज को देखूं, जैसे मान लो मैं आयरन को देखूं, हालांकि वहां पे मॉलिक्यूल नहीं है, एटम्स हैं, लेकिन आयरन के एटम्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए वो सॉलिड है। दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर मैं सेम मटेरियल को देखूं, यानी कि ऐसी चीज जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो सॉलिड से लिक्विड से गैस जाता है। तो हमको पता है कि मैं वाटर को ले लूं तो पहले आइस होगा, फिर उसके बाद वाटर और फिर वाटर वेपर। तो इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का इंटरप्ले चीजों की स्टेट डिफाइन करता है। यहां पर हम लोग मेनली गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो गैसेस की उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी जो मैंने यहां पर लिख दी। आपको करीब करीब पता ही होंगे कि गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं, वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इनकी डेंसिटी सॉलिड या लिक्विड से काफी कम होती है, वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है, और गैसेस एक दूसरे में बगैर किसी एक्सटर्नल डिवाइस के आसानी से मिक्स हो जाती हैं। तो गैसेस की उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बता दी। जब हम लोग यहाँ पर गैसेस को पढ़ेंगे तो हम इन गैसेस की 4 प्रॉपर्टीज मेनली पढ़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो प्रेशर है
वैसे तो इसकी एसआई यूनिट पास्कल है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन फोर्स और मीटर स्क्वायर एरिया, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है। लेकिन हम लोग यहां पर कुछ और यूनिट पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं पढ़ूंगा एटमॉस्फियर, और एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार प्रॉब्लम्स में मैं अपना आंसर एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन में गिवन है तो आंसर एटमॉस्फेयर में ही दे सकता हूं, पर कई बार किसी एक पार्ट में एटमॉस्फेयर में प्रेशर दिया होगा, दूसरे पार्ट में पास्कल में दिया होगा, तो मुझे आपस में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली मीन सी लेवल पे जो तुम्हारा एवरेज प्रेशर होता है उसकी वैल्यू है, और ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एक दूसरी यूनिट है बार। एक बार की वैल्यू 10⁵ पास्कल होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। तीसरी एक और यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसी यूनिट को मैं कई बार टॉर भी कहता हूं, हालांकि एनसीईआरटी में वर्ड ज्यादा यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर। और इसकी वैल्यू तो एक्चुअली क्या होगी, अगर मैं जैसे लिक्विड्स में अगर आपको याद हो तो हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी कहते थे ना, जहां पे एच हाइट है, रो डेंसिटी और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहां पर अगर मेरे पास हाइट 1 मिलीमीटर हो और मेरा लिक्विड मरकरी हो तो कितना प्रेशर होगा, ये वो प्रेशर होता है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फियर्स, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आपको लग रहा होगा मैं इतने ढेर सारी यूनिट्स क्यों बता रहा हूं, पर ये जानना जरूरी है, बिकॉज अलग अलग तरह के प्रॉब्लम में कोई कभी एक यूनिट दे देता है, कोई दूसरी यूनिट दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको आप लिख लो, याद कर लो, और आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कर लो। दूसरी यूनिट वॉल्यूम है, इसको एक तो मीटर क्यूब यूनिट होगी और दूसरी लीटर होगी। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और कई बार ये मिलीलीटर भी होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 10⁶ मिलीलीटर हो जाएगा। या यहां पर मैं लिख दूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आप वॉल्यूम को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो हम लोग मेजर करते ही हैं, यहां पर एक केल्विन करके स्केल आएगी, तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। बाकी पहले चैप्टर में तो बता ही रखा है। मोल तो हम समझते ही हैं, ये मास अपॉन मोलर मास है, और यहां पर ज्यादातर केसेस में मोल डायरेक्टली गिवन होगा, 3 मोल गैस 2 मोल गैस। अगर नहीं गिवन होगा तो मैं फर्स्ट चैप्टर मैंने कर रखा है, मैं मोल्स निकाल लूंगा। अब इन प्रॉपर्टीज को जान लेने के बाद ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स, इनको मैं आपस में वेरी कराऊं तो एक चीज वेरी कराऊंगा, दूसरी चीज वेरी कर जाएगी। तो लोगों ने इनका एक दूसरे पे इफेक्ट जानने के लिए क्या किया कि 2 चीजों को कांस्टेंट रखा और 2 चीजों को वेरी कराया, और उनके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करी। तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर अलग अलग लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, और ये कहता है कि एट कांस्टेंट n and t, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, ये मैं हमेशा मोल्स के लिए यूज करूंगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस का पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी कि प्रेशर जो होगा वो 1/वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं प्रेशर और 1/वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं तो वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन कर्व होंगे, जो कि से किसी टेम्परेचर T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पर है। तो यहां पर जैसे जैसे सेम वॉल्यूम की वैल्यू पे, मान लो किसी गिवन वॉल्यूम की वैल्यू पे 1/V की वैल्यू होगी, मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आगे चल करके मैं पता करूंगा। तो यहां पर T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3 होगा।
एक बात हमने और ये कि मैंने सिंबल में लिख दिया, ये कह रहे हैं कि जो कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी भी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वो भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए गैसेस की डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। अभी आगे चल करके हम लोग डेंसिटी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालेंगे, बट बॉयल्स लॉ का एक दूसरा एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ये ध्यान देने की बात है कि जब ये मैं बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ तो दो पैरामीटर जो मैं कांस्टेंट रखूंगा वो मोल्स और टेम्परेचर हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे दिया। ये कह रहे हैं अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं। एक तो अगर मेरा प्रेशर मान उसको P1 लिखूं, ये 1 बार हो तो उसकी वॉल्यूम V1 2.27 लीटर होती है। अब ये कह रहे हैं अगर इसका मैं प्रेशर 0.2 बार लेकर के चला जाऊं तो वॉल्यूम V2 कितनी हो जाएगी। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि PV कांस्टेंट होता है, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो यहां से V2 की वैल्यू P1 V1 बाई P2 आ जाएगी, विच विल बी 1 इंटू 2.27 अपॉन 0.2 हो जाएगा। इसको मैं डेसिमल हटा करके 22.7 बाई 2 कर लूंगा और डिवाइड करूंगा तो 11.35 लीटर्स आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली P1 V1 P2 V2 इन चार पैरामीटर्स में से कोई तीन चीज गिवन होंगी, चौथा निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। अगला जो लॉ आया वो चार्ल्स लॉ आया। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स, उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का वेरिएशन पकड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया और वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ मेजर किया। अब टेम्परेचर जिस समय चार्ल्स ने स्टडी शुरू करी उस समय टेम्परेचर खाली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा सकता था। तो चार्ल्स ने क्या पाया कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, यानी कि किसी टेम्परेचर T पे वॉल्यूम की वैल्यू V0 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है प्लस V0 इंटू T बाई 273.15 होती है। यानी कि उन्होंने क्या किया होगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मेजर की होगी, फिर 1 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब मैंने अलग अलग टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम मेजर की, मान लो ये मेरी वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो उन्होंने क्या पाया कि 0 पे अगर वॉल्यूम V0 है तो फिर आगे थोड़ी और ज्यादा है और ये जो इसका स्लोप है वो V0 बाई 273.15 है। तो अगर मैं इसमें से V0 कॉमन ले लूं तो वॉल्यूम की वैल्यू 1 प्लस T बाई 273.15 है। अब अगर मैं इस लाइन को पीछे लेकर के जाऊं तो जब T की वैल्यू माइनस 273.15 आ जाएगी तो वहां पे वॉल्यूम 0 हो जाएगी और उसके बाद वॉल्यूम इस एक्सप्रेशन के हिसाब से नेगेटिव होने लगेगी। अब वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता। तो ये जो टेम्परेचर था इसको मैंने एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन कर दिया और इसको जीरो मानते हुए मैंने एक नई स्केल शुरू करी जिसको मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूं। ये टेम्परेचर इन केल्विन है, केल्विन जो कि यूनिट है इसलिए इसका नाम स्मॉल के से लिख रहा हूं, या इसको T इन केल्विन लिखेंगे। ये केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, सेल्सियस में डिग्री लगाते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। और टेम्परेचर इन केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ताकि जब मैं
टेम्परेचर को -273.15 करूं तो केल्विन में इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब जब मैंने केल्विन स्केल पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन आया। अलग अलग प्रेशर पे इसका स्लोप अलग अलग होगा। अगर मैं देखूं तो एक गिवन टेम्परेचर पे जिस प्रेशर पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है ये लोवेस्ट प्रेशर होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसलिए P1 विल बी लेस देन P2 विल बी लेस देन P3 होगा। तो इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब फिर यहां पर भी क्या होगा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट होंगे। V1 T1 V2 T2 में से कोई 3 चीजें दी होंगी, मुझे चौथी निकालनी होगी। जैसे एग्जांपल करते हैं, ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। तो ये मेरे को टेम्परेचर दे दिया, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा T1 में, और ये V1 दे दी। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, पूछना है V2 की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस। फिर T2 दे दिया, इसको मुझे कैपिटल T2 में कन्वर्ट करना होगा। ये ध्यान रखना कि चार्ल्स लॉ में जो मेरा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 ये रिलेशन है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू T। मैंने पीछे यहां पर बताया नहीं, यहां पर V जो है वो V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है, या V बाई T जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पर V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 आ जाएगा। अब मेरा V1 जो है वो तो 2 लीटर्स है, टेम्परेचर जो है T1 इसकी वैल्यू 23.4 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं 23.4 प्लस 273.15 लिख सकता हूं। तो ये केल्विन में टेम्परेचर आ गया। V2 की वैल्यू मुझे निकालनी है और T2 की वैल्यू सेल्सियस स्केल में 26.1 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 26.1 प्लस 273.15 हो गई। अब इन दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करो और फिर इस चीज को यहां ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में कर नहीं रहा हूं, आप कर लेना। अगला लॉ गे-लुसाक्स लॉ है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। बॉयल्स लॉ ने कहा कि V जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ल्स लॉ ने कहा कि V जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब V जो होगा वो T बाई P के प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पर अगर मैं V को ही कांस्टेंट रख लूं, ये मेरा कांस्टेंट हो जाए, तो प्रेशर जो हो जाएगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। अगर मैं V1 V2 V3 ये अलग अलग वॉल्यूम ले लूं तो ऑब्वियसली सेम टेम्परेचर पे जिसका प्रेशर ज्यादा है उसकी वॉल्यूम कम होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। तो इस तरीके से दूसरे लॉज की मदद से मैं इनमें V1 V2 V3 में या कहीं और T1 T2 T3 में या P1 P2 P3 में ट्रेंड निकाल सकता हूं। अगला लॉ तो एवोगैड्रोस लॉ है कि एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैव इक्वल वॉल्यूम। इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मेरा मतलब है इक्वल मोल ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब अगर मैं P और T को कांस्टेंट ले लूं तो अलग अलग गैसेस के लिए सेम N पे मुझे सेम वॉल्यूम मिलेगी, और ऑब्वियसली मैं N बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी ही। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये मेरे प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके मोल और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया है। इससे पहले मोल और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन आ गया। इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज में रिलेशन आ गया। अब अगर मैं इन सारी चीजों को एक साथ
कपल करके लिखना चाहूँ तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें स्टडी करी। तो बॉयल ने कहा कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ल्स ने कहा कि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और एवोगैड्रो ने कहा कि वॉल्यूम जो है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इन सब चीजों को एक साथ लिखूं तो जो वॉल्यूम होगी वो मोल्स इनटू टेम्परेचर बाई प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं, यानी कि मैं लिखूंगा कि V इज इक्वल टू आर इंटू एन टी बाई पी, या PV इज इक्वल टू NRT, जहां पर R जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी हो तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर मैं 1 मोल ले लूं टेम्परेचर 273.15 ले लूं, प्रेशर 1 बार ले लूं, तो जो मेरी वॉल्यूम आ जाती है उसकी वैल्यू 22.7 लीटर्स होती है। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो इसको मैं 0.0227 मीटर क्यूब लिख सकता हूं। अब R की वैल्यू अगर मैं PV बाई NT से कैलकुलेट करूं, ये R है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, और ये सारी वैल्यू ले लूं तो इसकी वैल्यू 8.314 आ जाती है। यूनिट देखूं तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होगा, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम, तो फोर्स इनटू लेंथ हो जाएगी एनर्जी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। ये R की वैल्यू हो गई। कई बार जो हम प्रॉब्लम करते हैं उसमें अगर मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर यूनिट्स में हो और वॉल्यूम लीटर्स में हो, मोल तो मोल ही होंगे और टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो R की एक दूसरी यूनिट भी हम लोग ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन हो जाती है। तो इस इक्वेशन को यूज करने में अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की जैसी यूनिट चूज कर रहा हूं, अगर मैं बार ले रहा हूं जो कि एक्चुअली 10⁵ पास्कल होता है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले रहा हूं, तो मेरा जो R होगा उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगी। पीछे मेरी से गलती हो गई, जब मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बार नहीं लूंगा, मैं पास्कल वाला ही वैल्यू लूंगा 10⁵ पास्कल। और अगर मैं मान लो प्रेशर को एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम को लीटर में ले रहा हूँ तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन हो जाएगी। ये दोनों ही वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इस पे फिर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी a gas occupies 600 milliliter volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius and volume is 640? तो अभी तक मैं दो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन देख रहा था। यहां पर उन्होंने क्या कहा, मुझे पहला प्रेशर दे दिया, उसकी वॉल्यूम दे दी और उसका टेम्परेचर दे दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्सियस स्केल में दिया, मैं कन्वर्ट करूंगा तो P1 की वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, वॉल्यूम की वैल्यू 600 ml है, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 में मैं 273.15 नहीं लिख रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 273 ऐड कर ले रहा हूँ, तो 298 केल्विन आ गया। दूसरे कंडीशन में मुझसे प्रेशर पूछ रहे हैं, वॉल्यूम 640 ml ले लिए है और टेम्परेचर यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस ले लिया है, जो कि 283 केल्विन हो जाएगा। अब यहां पे मुझे PV इज इक्वल टू NRT लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ना इन्होंने मोल दे रखे हैं और ना मुझे R की जरूरत है। यहां पर मैं क्या कह दूंगा कि अगर PV इज इक्वल टू NRT है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2 है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली NR हो जाएगी, जो कि कांस्टेंट ही है। तो यहां पर चूंकि मेरे पास P1 P2 V1 V2 T1 T2 आमने सामने है,
तो यहां पर मैं कोई भी यूनिट यूज करूं, बस दोनों तरफ सेम यूनिट यूज करूं तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूं 760 इंटू 600 बाई 298 इज इक्वल टू P2 जो कि मुझे पता नहीं है, इंटू 640 बाई 283। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके मैं P2 की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप खुद कर लो। अब यहां पर उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन सपोज करो मैं एक दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं जहां पे कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml ऑफ वॉल्यूम, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मुझे PV इज इक्वल टू NRT की जरूरत होती। अब मैं PV इज इक्वल टू NRT लगाता तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेता। अब इन्होंने दिया नहीं है तो मुझे वो शुरू वाले कन्वर्जन फैक्टर लगाने पड़ते कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यानी कि प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। वॉल्यूम को मैं लीटर में लेता, इसको एटमॉस्फेयर में ले रहा हूं, इसको लीटर में ले रहा हूं। तो 600 ml का मतलब हो गया 0.6 लीटर्स इज इक्वल टू N इंटू, जब मैं प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर में ले रहा हूं तो मैंने R की यूनिट बताई थी 0.0821 लेता हूं, और इंटू टेम्परेचर तो ये 25 डिग्री सेल्सियस का 298 केल्विन में निकाला था, तो मैं यहां से मोल निकाल लूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने तुमको बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होता है। तो मैं प्रेशर को 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल ले लूं। वॉल्यूम जो मेरी 600 ml है वो 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब हो जाएगी। ये पास्कल्स में ले लिया, ये मीटर क्यूब में ले लिया, कन्वर्जन करके देख लेना। इज इक्वल टू N। अब चूंकि मैं ये पास्कल और ये मीटर क्यूब में ले रहा हूं तो मैं R की वैल्यू 8.314 ले लूंगा और टेम्परेचर 298 लूंगा। यहां से भी नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स और ये नंबर ऑफ मोल्स सेम ही आएगा। तो इस तरीके से कौन सी यूनिट मुझको गिवन है उसके हिसाब से मैं R की वैल्यू चूज करके दूसरी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूं। इसके साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।